हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी पर, जहां पर हम आपको डेली अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वीडियो लंबा हो जाए और क्वेश्चंस कम हो। वीडियो जितना लेंथ है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन देखोगे, और क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि हम रीड कर रहे हैं, क्वेश्चंस में आप डिटेल इन्फॉर्मेशंस भी ले रहे हो। तो कंटिन्यूसली हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करें, और आपको यदि इनकी थ्योरी की क्लास चाहिए तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में है, तो वहाँ से आप अपनी थ्योरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट टॉपिक का है। आप कोई से भी मीडियम से पढ़े हों, दोनों मीडियम में हमने सारे क्वेश्चंस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स को लिया है। इसके साथ साथ आंसर्स का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यों है उसकी डाउट्स भी मैं बताती हूँ, उसके पीछे की हिस्ट्री भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है मन में तो उसको कमेंट कर दीजिए। आते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में घूमता है ना, किस प्रकार की, यानी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल इन वॉट टाइप ऑफ द ऑर्बिट डज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। दैट मीन्स देखो, मान लो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अच्छे से दिखेगा। हाँ देखो, क्या करना है हमें कि ये हमने बना दिया ड्राइंग इसकी। इसके बाद देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका न्यूक्लियस हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, ऐसे जब घूम रहा है ना ये, तो उसने ये पूछा कि किस प्रकार की कक्षा में घूमता है। तो अब आप देखो, इससे पहले भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने समझा कि न्यूक्लियस भी गोल होता है, इसका वे भी पाथ भी राउंड ही होता है। तो वृत्ताकार पथ है, वृत्त जैसा है। कैसा है? वृत्त जैसा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट। इक्लिप्स नहीं होता, स्पाइरल नहीं होता, इरेगुलर नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्वरूप क्या होता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इन द बोर मॉडल। मतलब किस टाइप की ऊर्जा होती है। जब ये धीरे धीरे, अभी हमने देखा कि ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है धीरे धीरे, तो इसकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, रदरफोर्ड ने बताया था। उन्होंने बताया था इनका जो मॉडल था, उन्होंने इसको सिमिलर बताया था सौर मंडल में जो ग्रह घूमते हैं ना, जो प्लैनेट्स। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मान लो ऊर्जा 10 थी तो धीरे धीरे 8 हो गई, तो माइनस हुई ना ऊर्जा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एनर्जी बोर मॉडल में कैसी होती है, नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल में कौन सी राशि क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, विच क्वांटिटी इज क्वांटिटाइज इन द बोर मॉडल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गति स्पीड, कोणीय संवेग अंगुलर मूवमेंट, या आवेश। क्या पूछा, क्वांटाइज्ड वैल्यू पूछी। क्वांटाइज्ड वैल्यू मतलब जो हम क्वांटम नंबर निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, क्वांटम नंबर्स। अब ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं किसको बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, उनकी एनर्जी को बताते हैं, उनकी स्पिन को बताते हैं। तो यहाँ पे जो आप मान लो, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी तो हमें पता चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग या फिर एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल के किस गुण की व्याख्या करता है। बोर मॉडल हाइड्रोजन के किस गुण की व्याख्या करता है। द बोर मॉडल एक्सप्लेन विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है, बोर मॉडल ने किसके गुणों की व्याख्या की थी, तो हाइड्रोजन को। इन्होंने ऐसे स्पेक्ट्रम लाइन्स भी बताई थी अलग अलग। ठीक है, कहाँ तक कौन से लेवल तक जा रही है। तो आयनीकरण ऊर्जा, रेडियस, स्पेक्ट्रल लाइन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यही बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ब्रांच है जिसमें हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। किसकी, स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम में मतलब जैसे ग्राफ्स बनता है ना, वेव्स जा रही हैं ऐसी बारीक 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 बारीक, तो इन की देखेंगे कि कहाँ तक बाल्मर श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी है, ये लाइन से जाती हैं, तो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस। हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या लगभग कितनी होती है। अब पहली कक्षा उसने बोला, जो हमने KLMN ऐसे पढ़ा था ना, तो उसने वो त्रिज्या पूछी है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा, 0.053 नैनोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, बोर मॉडल में कक्षा की त्रिज्या का सूत्र क्या है। मतलब कि जब बोर मॉडल से हम किसी का भी, ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट, अगर इसकी निकालना तो ये त्रिज्या, अगर ये आउटर मोस्ट, लेकिन यहाँ पे इस शेल तक है तो आउटर मोस्ट ये, तो इसकी जो त्रिज्या जब हम निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमन श्रेणी किस ऊर्जा स्तर संक्रमण से उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इनमें 5 श्रेणियाँ होती है, बामर, पाश्चन, लाइमन, ऐसे ही। तो ये जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन सीरीज है, ये कहाँ से इसका ओरिजिन होता है ये बताना है हमको। तो पहली सीरीज है, इसलिए कहाँ से स्टार्ट होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी तब ये स्टार्ट हो जाएगी। बोर मॉडल में कौन सा नियतांक प्रयुक्त होता है। विच कांस्टेंट इज यूज्ड इन बोर्स एनर्जी इक्वेशन। कौन सा यूज़ होता है। तो अब बोर मॉडल में हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्लांक कांस्टेंट थे उन्होंने रिलेशन दिया था इसके लिए, इसके और साथ साथ आपको पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स भी आया था, जो डेल एच करके वैल्यू है। तो यहाँ पर जो खास जो वैल्यू है वो प्लांक ने दी थी। किसने दी थी, प्लांक ने दी थी। तो आंसर हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट। बोर मॉडल की लिमिटेशंस बतानी है हमको, सीमाएं बतानी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा कि ये हाइड्रोजन को नहीं समझा सका, नहीं भाई, इसने हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से समझाया, इसकी एक एक स्पेक्ट्रम लाइन को समझाया, एक एक सीरीज़ को समझाया, तो फिर इसने क्या नहीं बताया, ये इलेक्ट्रॉन की गति नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन की गति नहीं बताता तो हमें कैसे पता चलता कि कौन सी फ्रीक्वेंसी तक, कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कौन सी श्रेणी तक जा रही, तो बता सकता है। ये गुरुत्वाकर्षण को नहीं शामिल करा, गुरुत्वाकर्षण को करा जब भी तो हमें वेव्स की एक एक सीक्वेंस पता चला। तो ये क्या नहीं बता सका, ये बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु को नहीं समझा सका, ऐसे परमाणु को जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सका। एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं चाहिए होती है, नहीं एक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करनी है तो लगभग कितनी क्वांटम संख्याएं होना चाहिए। तो याद रखेंगे, यहाँ पे टोटल हमको पता है कि 4 ही क्वांटम संख्या होती। कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है एजुमिथल क्वांटम नंबर, उसको एजुमिथल ही बोला जाता है, या द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, कौन सी, चुंबकीय या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर या फिर चक्रीय क्वांटम संख्या। क्या होती है, चक्रीय क्वांटम संख्या। तो 4 प्रकार की, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। प्रधान क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या n, छोटे n से इसको बताते किसको दर्शाती है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो ऊर्जा और आकार को दर्शाती है। यदि n इक्वल्स टू 3 है तो l के कितने मान संभव है। n की वैल्यू दे दी हमें, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दिया है, n बराबर 3, n बराबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हमें l का मान बताना है। l जो कि द्विगंशी क्वांटम संख्या है, एजुमिथल क्वांटम संख्या है। तो जब n की मान 3 है तो इसके मान भी 3 निकल के आएंगे और हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। तो 0, 1 और 2, 3 तक नहीं जाएगा, 3 मान बताना, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे मान निकाले जाते हैं। इसकी थ्योरी की क्लास आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, दांगी अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। वहाँ पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको ई बुक्स मिल जाएगी, आप ई बुक को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोणीय क्वांटम संख्या एल के लिए संभव मान क्या है। एंगुलर जिसको बोला जाता है, एजुमिथल भी बोलते हैं इसको, दोनों नाम है इसके। तो इसके क्या क्या मान हो सकते हैं, तो देखो इसके मान हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इसको -1 तक लेके जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या को पहले तो हम एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एम से, क्योंकि मैग्नेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती, स्पिन अलग होता है, ये दिशा समझाती है। क्या बताती है, दिशा, किस डायरेक्शन में, स्पिन को नहीं बताएगी, ये दिशा को बताएगी। इसके बाद आता है एल का मान दिया है, यदि एल बराबर 2 हो तो एम के कितने मान, जैसे एन बराबर 3 दिया था तो 0, 1 और 2 एल हो गया था। अब बोला एल का मान ये 2 ले लिया तो एम के कितने मान संभव है। तो देखो एम हमेशा
जो संख्या है वहीं तक जाएगी, लेकिन प्लस में भी जाएगी, नेगेटिव में भी जाएगी। तो किस टाइप से हो सकते हैं इसके मान, देखो हम स्टार्ट करेंगे -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। ऐसे अगर 3 होता तो हम 3 से स्टार्ट करते, -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, तो ये मान हो गए, एल के मान से हमें पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है, स्पिन क्वांटम संख्या के क्या क्या मान संभव है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स एम एस। क्या हो सकते हैं, तो स्पिन क्वांटम संख्या हमेशा आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव ही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दो ही डायरेक्शन होती है, दो स्पिन होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर घड़ी की सुई की दिशा में तो पॉजिटिव, उल्टी दिशा में तो नेगेटिव। SPDF कक्षाओं के बीच अंतर किस क्वांटम संख्या से किया जाता है। SPDF के बीच में अंतर करना है तो L के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या हम कहते हैं। यदि n का मान 4 हो तो उस ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n की वैल्यू दे दी हमें 4, तो देखो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। अगला कितने मान हो सकते हैं, 4 32 मान हो सकते हैं। कितने, 32। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। आगे हम रदरफोर्ड्स थॉमसन्स मॉडल के क्वेश्चंस को देखेंगे। थ्योरी क्लास आपको एक पे मिल जाएगी, एक एक चीज़ को डायग्रामेटिक हमने बताया है। और आगे की क्लास कंटिन्यू यहीं पर MCQ की सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।